Yes, so I welcome you all on One Academy Just 9 and 10 channel. हमारा जो Academy का Just 9 and 10 का channel है उसमें I welcome you all and जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा channel है, this channel is nothing but a one-stop solution for CBSE grade 9 and 10 children, right? CBSE grade 9 और 10 के students के लिए it's a one-stop solution बिकॉज आपके जितने भी वहाँ पर ग्रेड 9 और 10 के टॉपिक्स होते हैं, जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, सारे के सारे एडुकेटर्स इस चैनल पे वहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट मैथमेटिक्स के अलावा और जो भी वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, फैकल्टीज टीच ऑल दो सब्जेक्ट्स, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका जैसे आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, वैसे आपकी स्पेशल लाइव की फ्री क्लासेस होती हैं। तो स्पेशल लाइव की फ्री क्लासेस पे अभी आपका एक टॉपिक चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्रेड 10 सीबीएसई का। तो वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपकी यूट्यूब की क्लासेस चल रही हैं, सेम तरीके से वहाँ पर आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, जिनको हम 5 सेशंस में वहाँ पे कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके 2 सेशंस वहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेशंस हो भी चुके हैं। 21 से आपका सेशन स्टार्ट हो गया था, तो 21 से 30 तक 1 आवर का हर सेशन होगा एंड यू विल बी हैविंग 10 सेशंस, 10 आवर्स, 10 डेज पूरा आपका वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है? सेम तरीके से एक सेशन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे जो कि ग्रेड 10 सीबीएसई के लिए रेलेवेंट है, वो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो उसको, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन, सो इन दैट केस जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको उससे ये बेनिफिट होता है कि आपको वहाँ पर पर्सनलाइज डाउट सेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस अभी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लिए कंडक्ट हो रहे हैं रेगुलरली, तो आप भी उसको क्या कर सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है? जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वहाँ पे जाओगे, सो दैट इज़ द पॉइंट। एंड आफ्टर दैट वहाँ पर आपके रेगुलर क्विज जो हैं वो भी कंडक्ट होते रहते हैं, तो आप रेगुलर क्विज के थ्रू इवैल्यूएट या एनालाइज कर सकते हो कि कोई भी सेशंस में आपने क्या सब चीज़ वहाँ पर सीखी है, ठीक है? इसके अलावा जो भी आपके सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे जो भी एडुकेटर्स यहाँ पर सेशंस लेते हैं, हमने जो भी हमारे पूरे पूरे लेक्चर्स हैं या सेशंस हैं, उनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर देयर इज सम कंटेंट दैट द टीचर्स डिलीवर, इन द सेकंड पार्ट ऑफ इट देयर इज अ क्विज थ्रू व्हिच यू कैन इवैल्यूएट एंड एनालाइज दैट व्हाट हैव यू लर्नड इन एनी गिवन सेशन, राइट? तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपने किसी भी गिवन सेशन में क्या सब चीज़ सीखा है, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। Okay. As some of you may be knowing me, as I've already told it to you, my name is Jayant Stoknani, and apart from that, I have overall 1 year teaching experience, and I've qualified GATE and RRB JEE CBT1 exam, right? So that was all about the introduction part, and moving ahead, yes. जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओ एंड प्ले स्टोर के ऊपर जाकर जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करोगे स्टेप 1 में, सो इन स्टेप 2 आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप सिंपली एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? आफ्टर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर, इन स्टेप 2 इन स्टेप 3, जैसा कि आपको पता है, हमने ये चैनल स्पेशली सीबीएसई ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए वहां पर स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के लिए रेलेवेंट आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। In the very first part of any session there is some content और the generally mathematics में questions होते हैं जो कि अपन solve करते हैं, and the second part of it there is a quiz through which you can basically evaluate that what have you learned or what are you learning in all these sessions, right? Apart from that, in step 4 as you can see आपको plus के subscription का plus का option दिखेगा basically step 4 में। इसको आप select करो, इसको select करने के बाद step 5 के अंदर get subscription का option आएगा। सिंपली क्या करो, गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाओ और उस पर क्लिक करो। After that, in step 6, as you all know कि 12 months, 24 months and 36 months options are available. So I recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced, right? And apart from that, no cost EMI options are also available, so that is the best news for you. And one more good news for you, that if you will make use of my code JT Live करके मेरा कोड है, अगर आप मेरे कोड को यूज करते हैं तो आपकी जो भी ओवरऑल कोर्स फी है उसके ऊपर आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है? यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इफ यू विल मेक यूज ऑफ माई कोड JT लाइव करके मेरा कोड है, अगर आप मेरे कोड को यूज करते हो तो 10% एडिशनल डिस्काउंट ओवरऑल कोर्स फी के ऊपर अवेल कर सकते हो, राइट? अब अपन क्या करते हैं, जो अपन का आज का सेशन है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं कि अपन को क्या सब चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है और क्या अपन को सॉल्व करके निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको एग्जाम्पल 4 के अंदर ये गिवन है कि भाई आपका जो फिगर 6.24 गिवन है, इसमें आपकी जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, आपकी जो ये लाइन है पी क्यू,
ये आर एस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू लाइन जो है वो आर एस लाइन के पैरेलल है। आपको एंगल एम एक्स क्यू का मेजर दिया हुआ है 135 डिग्री, ये आपको एंगल दिख रहा है एम एक्स क्यू, इसका मेजर कितना है 135 डिग्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एंगल एम वाई आर है, यानी ये वाला एंगल, इसका मेजर आपको कितना दिया हुआ है 40 डिग्री के। एंगल एम वाई आर 40 डिग्री के बराबर है और एंगल एम एक्स क्यू आपका 135 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल एक्स एम वाई निकालो। एक्स एम वाई यानी ये पूरा का पूरा एंगल आपसे मांग रहा है, आपसे बोल रहा है कि एंगल एक्स एम वाई का मेजर निकाल के बताओ, बताओ वहां पर कि एंगल एक्स एम वाई कितने के बराबर है, राइट। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके सो दैट्स फाइन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 1 सेकेंड, चेक दिस वर्किंग, ओके राइट। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपसे एक सिंपल सी चीज बोली हुई है कि भाई आपका ये जो एंगल, कौन सा एंगल है, एक्स एम वाई, ठीक है। एक्स एम वाई इस एंगल की बात कर रहा है, बोल रहा है इस एंगल का मेजर कितना होगा अगर ये एंगल आपका 135 है और ये एंगल आपका 40 डिग्री। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं अपन को क्वेश्चन में क्या सब चीज गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में सिंपली बोला हुआ है कि भाई, ये क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल सी चीज गिवन है कि आपका जो पी क्यू लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, यानी सिंपली पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, दिस इज गिवन टू यू, राइट। ये पहली चीज है जो आपको गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल एम एक्स क्यू इज गिवन टू यू which is nothing but 135 degree, and apart from that angle MYR is given to you which is nothing but 40 degree. You have to find which angle, you have to find the measure of angle XMY. आपको एंगल एक्स एम वाई निकालना है, एक्स एम वाई का मेजर निकालना है कि एंगल एक्स एम वाई कितना है। हम लोग क्या करते हैं, आपको एक फर्स्ट फिगर यहाँ पे बना हुआ है, आप ये देखो और आप इस वाले फिगर को ऑब्जर्व करो, सेकंड वाले फिगर को। जब आप सेकंड वाले फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए बी करके एक लाइन बनाई हुई है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। और ये जो ए बी लाइन है इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया हुआ है कि ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू लाइन के पैरेलल है, ठीक है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने ए बी लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है सच दैट इट इज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू, ठीक है। इट इज पैरेलल टू विच लाइन, इट इज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्ट ही किया हुआ है इसको इस तरीके से। बट आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि भाई आपका जो पी क्यू है वो तो आर एस के पैरेलल है, यानी आर एस और पी क्यू भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप जब देख रहे हो कि भाई ए बी लाइन जो है वो भी पी क्यू के पैरेलल निकल के आ रही है और आर एस लाइन जो है वो भी पी क्यू के पैरेलल निकल के आ रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है और ये आपने कंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ है। तो जब आप इन दोनों को साथ में कंसिडर करोगे तो अपन ने एक सिंपल सी चीज पढ़ी हुई है भाई, सिंस लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, सिंस लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अपन ने थ्योरम पढ़ा था, अपन ने उसके अलावा ये भी चीज डिस्कस करी थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा 2-3 लाइंस के लिए ही वैलिड रहे। अगर 100 लाइंस भी वहां पर होंगी और आपस में फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, थर्ड फोर्थ के पैरेलल है एंड सो ऑन, तो कोई भी दो लाइंस को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपस में फिर पैरेलल निकल के आएंगी, ठीक है। तो वही चीज अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि सिंस लाइंस जो होती हैं, दो कोई ऐसी लाइंस मान लो जैसे आपके पास यहाँ पे पी क्यू लाइन और आर एस लाइन है, ठीक है। और जो आपकी जो PQ लाइन और RS लाइन को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब आप PQ लाइन और AB लाइन को कंसिडर कर रहे हो तो वो भी आपस में पैरेलल है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब AB PQ के पैरेलल है और RS भी PQ के पैरेलल है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी जो AB और RS लाइंस है वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, अपन ने इस थ्योरम को पढ़ा था, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो आपको एंगल एक्स एम बी दिख रहा है, आपको ये जो एंगल एक्स एम बी दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको मैं कुछ एंगल 1 इसका नाम दे देता हूं। और यहाँ पे जो आपको दूसरा एंगल बी एम वाई दिख रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं एंगल 2, राइट। तो आपको दो एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। ये जो आपका एंगल एक्स एम बी है, इसको मैंने लिख दिया एंगल 1,
और जो आपका एंगल वाई एम बी है, इसको मैंने कुछ लिख दिया एंगल 2, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन अपने फिगर को कंसिडर करते हैं, एक बार फिगर को वापस बनाकर देखते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी आर एस के पैरेलल दिया हुआ है। अब ये चीज हम स्टेब्लिश कर चुके हैं। हमारे पास सिंपल सा फिगर क्या था, एक लाइन इधर हमको बनाकर दी हुई थी, एक लाइन और नीचे बनाकर दी हुई थी, कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर सिचुएशन गिवन थी, ठीक है। हमने क्या किया था, एक लाइन को यहाँ से कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तीनों में से किन्हीं भी दो लाइंस को कंसिडर करोगे तो आपस में पैरेलल है। जैसे ये आपका ए बी है, ऊपर वाली लाइन आपकी पी क्यू थी, और इसको हम क्या बोल रहे थे, आर एस बोल रहे थे। ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। यहाँ आपने x ले रखा है, यहाँ आपने y ले रखा है, और ये आपका m है, ठीक है। ये सिंपल सा फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जब हम ये स्टेब्लिश कर चुके हैं कि भैया आपकी जो ए बी लाइन है, जो आपकी ए बी लाइन है वो भी आर एस के पैरेलल है, और आपकी जो पी क्यू लाइन है वो भी ए बी के पैरेलल है, और जो पी क्यू है आर एस है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ये हमको पता है अब, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्लियरली कि ये जो एंगल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था हमको 135 डिग्री, और हमको क्वेश्चन में एक और एंगल गिवन है 40 डिग्री। ये वाला एंगल भी हमको इन्होंने क्या दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ सिंस आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपका एंगल कौन सा, क्यू एक्स एम 135 डिग्री है, ठीक है। एंड आपको पता है कि जो आपकी लाइन पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है, क्योंकि हमने ए बी को कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया था कि भैया पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल थे। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर अलाइड एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे अगर एंगल क्यू एक्स एम को कंसिडर करें और हम एंगल एक्स एम बी को कंसिडर करें, तो क्लियरली इनका सम तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आपको दिख रहा है, क्योंकि अलाइड एंगल्स का सम क्या होता है, अलाइड एंगल्स वहां पे सप्लीमेंट्री होते हैं। अलाइड एंगल्स मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आप क्या कर रहे हो, एंगल क्यू एक्स एम को कंसिडर करो, तो एंगल क्यू एक्स एम जो है आपको वो तो 135 डिग्री गिवन है, प्लस आपका एंगल एक्स एम बी देख लो, ठीक है, एंगल एक्स एम बी। अगर आप एंगल एक्स एम बी को देखते हो तो वो कुछ नहीं है बल्कि एंगल 1 है। ये आपका कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सॉल्व करोगे तो एंगल 1 का मेजर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 180 डिग्री उधर लिखा है उसको लिखे रहने दो, 135 को यहाँ से उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंगल 1 का मेजर निकल के आ गया 45 डिग्री, राइट। अब जब एंगल 1 का मेजर 45 डिग्री निकल के आया तो अपन क्या करते हैं, अब वापस कंसिडर करते हैं किसको, ए बी और आर एस को कंसिडर करते हैं। पहले हमने कंसिडर किया था इन दोनों लाइंस को कि भैया ये दोनों पैरेलल है, हमने ए बी को कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया था कि वो पी क्यू के पैरेलल थी। फिर बाद में हमने क्या किया, थ्योरम यूज किया। कौन सा थ्योरम यूज किया, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, और उससे हमने ये स्टेब्लिश किया कि ये ए बी लाइन जो है भैया तो आर एस की भी पैरेलल है। नाउ सिंस आपको अब ये बात पता है कि आपकी जो ये ए बी लाइन है ये आर एस के पैरेलल है, तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो कि आपका जो एंगल बी एम वाई है या एंगल वाई एम बी है बेसिकली, ठीक है, वाई एम बी जो कि आपका एंगल 2 है, हम एंगल 2 को रेफर कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू एंगल एम वाई आर। वाई बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल लो, ऑल्टरनेट एंगल्स बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ए बी और आर एस, आपकी जो ए बी और आर एस है ये पैरेलल है। आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल 2 है 40 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है, एक जेड टाइप का फॉर्म होता है। जैसे ये देखो, जब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये आपकी पैरेलल लाइन एक, ये अलोंग द ट्रांसवर्सल कंसिडर्ड है, और ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल 2 है ये किसके बराबर आना चाहिए, 40 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल वाई एम बी है, वाई एम बी जो है वो आपका कुछ नहीं है बल्कि एंगल 2 है, और एंगल 2 जो है वो आपका एंगल एम वाई आर के बराबर है। और एंगल एम वाई आर का मेजर कितना है, एंगल एम वाई आर का मेजर है 40 डिग्री, आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्लियरली क्या बोल सकते हो, आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया यहाँ से तो एक बात क्लियर हो रही है कि जो हमारा एंगल 2 है
वो तो 40 डिग्री निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आपको एंगल 2 का मेजर आ चुका है, आपको एंगल 1 का मेजर आपको पता चल चुका है। आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि आपको एंगल एक्स एम वाई का मेजर निकाल के बताना था। एक्स एम वाई का मेजर निकालने जाओगे तो आपको पता है कि ये जो है ये आपका एंगल एक्स एम बी प्लस दूसरा कौन सा एंगल है आपका, एक तो एक्स एम बी यानी एंगल 1, और दूसरा कौन सा है आपका एंगल, दूसरा आपका एंगल है बी एम वाई या फिर वाई एम बी। तो आपका जो एंगल एक्स एम बी है वो कौन सा एंगल है, वो तो आपका एंगल 1 है, और जो आपका एंगल वाई एम बी है वो आपका कौन सा एंगल है, आपका एंगल 2 है। एंगल 1 का मेजर आपको पता है कितना आ रहा है यहाँ से, ये देखो एंगल 1 का मेजर आ रहा है 45 डिग्री। एंगल 2 कितना दिया हुआ है, एंगल 2 यहाँ से देखो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा था, हमको जो बीच का एंगल यहाँ पे एंगल एक्स एम वाई बोला हुआ था वो एंगल निकालना था। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन किया और बाद में हमने सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया, सिंपल सा थ्योरम यूज किया, दैट लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो वो आपस में बाद में हमने ए बी और आर एस को भी पैरेलल प्रूव कर लिया। वहां से हमने ऑल्टरनेट एंगल्स के कंसेप्ट को यूज किया और इसके पहले हमने अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट को यूज किया। दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके हमने एंगल 1 और 2 का मेजर निकाला, और एंगल 1 और 2 का मेजर निकालने के बाद उसके एडिशन के बारे में पूछा हुआ था कि उसका सम कितना होगा, तो हमने उनको ऐड करके भी वहां पर निकाल कर बता दिया। दैट इज सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास पी क्यू और आर एस जो हैं वो दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये आपके पास एक मिरर है पी क्यू और एक आपके पास दूसरा मिरर है आर एस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पी क्यू ऊपर की तरफ, ये पूरा जो सीधा गया हुआ है, और आपको ये आर एस दिख रहा है, ठीक है। ये आपको दोनों मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से प्लेस किया हुआ है, कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि जो आपकी जो जहां से सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड वाला साइड आपको ये ऊपर की तरफ दिख रहा है इस वाले मिरर के लिए, ये नीचे वाले मिरर के लिए इस तरफ दिख रहा है ना, जो लाइंस बनी हुई है इधर। और जो यहाँ से जो इंसिडेंस हो रहा है ये बी पॉइंट पे आप देख रहे हो, तो पी क्यू मिरर के ऊपर बी पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है, ये रे ए बी आपकी आ रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। फिर यहाँ से ये BC के अलॉन्ग यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है मिरर PQ से, फिर BC के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होने के बाद ये CD के अलॉन्ग वापस से C पॉइंट पे टकराकर RS मिरर से C पॉइंट पे टकराकर CD के अलॉन्ग फिर से आपकी क्या हो रही है, ये आगे निकल जा रही है। तो हमको क्या प्रूव करके बताना है, हमको सिंपल सा ये बोला हुआ है कि भाई ये तो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप समझ गए, लेकिन आपको बोल रहा है कि आपको अल्टीमेटली ये प्रूव करके बताना है कि ये जो आपका AB बना हुआ है ना, ये AB, ये आपको प्रूव करना है कि ये AB जो है ये CD के पैरेलल है, ये भी क्या है, CD के पैरेलल है। ये आपको सिंपल सा यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं अपन को क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। अपन को क्वेश्चन में सिंपल सी सिचुएशन गिवन है कि आपका जो ये PQ बन रहा है, ठीक है, आपका जो क्या है ये PQ बन रहा है, ये पैरेलल है RS के, ठीक है। दिस PQ इज पैरेलल टू RS, सिंपल सा फंडा है। PQ आपका क्या है, RS के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। अपन को क्या प्रूव करना है, अपन को प्रूव ये करके बताना है कि भैया जो आपकी ये ए बी जो इंसिडेंस रे जा रही है ना, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है जो पी क्यू पे इंसिडेंस हो रही है बी पॉइंट पे ए बी रे, और जो सी डी रे आपकी जा रही है जो आर एस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनली जा रही है, ये आपस में पैरेलल है। यानी अपन को प्रूव करना है कि भैया आपका जो ए बी है वो पैरेलल टू आपका सी डी है, ठीक है। इसके पहले अपन क्या करते हैं, इसके पहले अपन एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन अपन इस तरीके से कर रहे हैं कि ये तो आपको एक रे मान लो पी क्यू गिवन है, ठीक है, सॉरी लाइन, आपको आपने क्या किया, इसको एक लाइन कंसिडर कर लो, ठीक है। जो आपका मिरर है ना, मिरर का आपको जैसे आप बिल्कुल सामने से खड़े होकर इधर से मिरर को देख रहे हो, ठीक है, इधर से मिरर को देख रहे हो, मिरर इस तरह से रखा हुआ है, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको पूरा एक सामने, जब आप उसको एक दीवार पे अगर मान लो प्रोजेक्ट करते हो तो आपको पूरी ऐसे लाइन दिखेगी, ठीक है। मान लो दोनों तरफ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली दोनों तरफ पड़ता जा रहा है वो मिरर, तो आपको इस तरह से लाइन बनती हुई दिख रही है कि ये जो लाइन बनी हुई है बेसिकली ये आगे की तरफ यहाँ भी एक्सटेंड करती जा रही है और यहाँ भी क्या होती जा रही है, एक्सटेंड करती जा रही है, पीक्यू लाइन मान लो इसको, ठीक है। बेसिकली ये मिरर का प्रोजेक्शन है, आप मिरर को मान लो ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, इस तरह से मिरर रखा हुआ है, तो आपको दीवार पे कैसा दिखेगा, दीवार पे अगर बिल्कुल उसकी आप एकदम उसको ऐसे देखोगे सामने से तो आपको इस तरह से एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो ये उसी लाइन को बनाया हुआ है यहाँ पे, उसी से मिरर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेम तरीके से जो आपका आर एस मिरर है, आर एस मिरर को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इनको लाइन कंसिडर कर ले रहा हूँ, और लाइन कंसिडर करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपको पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू के बाद आपको नीचे क्या दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों को कंसिडर करने के बाद हमको सिंपल सी कंडीशन दी हुई है कि भैया ये जो हमारी इंसिडेंट रे वो कुछ इस तरीके से टकरा रही है, इस तरीके से टकराने के बाद इधर आ रही है, और इधर आने के बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से चली जा रही है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन की। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमारा ये जो बी पॉइंट है जो कि पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नॉर्मल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल का एंगल जो है वो मेरे मिरर से, अगर पी क्यू मेरा मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उससे इसका एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेम तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, बी पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही सी पॉइंट से भी नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो मैंने सी पॉइंट पे किया हुआ है ड्रॉ, ये ऑब्वियसली आपका आर एस जो आपका मिरर रिप्रेजेंटेड है उस आर एस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये हमने इस तरीके से क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। मान लो ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की हुई है इसका कुछ हम नाम दे देते हैं बी एम। ये एम पॉइंट पे आर एस मिरर से टकरा रही है, ठीक है, बी एम, और मतलब उससे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है। और जो आपकी ये सी एन हमने बनाई हुई है, ये सी एन बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है पी क्यू लाइन को, कहाँ पे, एन पॉइंट पे। अब इतना क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे बस अभी बनाया हुआ है इसको, मतलब नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। हमने क्या किया है, नॉर्मल्स ड्रॉ किए हुए हैं। नॉर्मल्स को किस तरीके से ड्रॉ किया है, बीएम को अपन ने ड्रॉ किया हुआ है कि जो हमारा बीएम है वो पीक्यू के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, बीएम जो है वो आपका क्या है, पीक्यू के परपेंडिकुलर है। और सेम तरीके से आपने क्या किया हुआ है, सेम तरीके से आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने सी एन को ड्रॉ किया हुआ है, और जो आपका सी एन है वो भी किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल आपने बेसिकली कंसिडर किए हुए हैं दोनों के। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल कंसिडर करते हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता है कि जब ये इंसिडेंट रे यहां से जा रही है, ये ए बी के अलोंग जब इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये जो भी एंगल इधर बनाएगी, मान लो ये एंगल मुझे पता नहीं है, ये एंगल कुछ आपका अल्फा है, ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है, और यहाँ जो आपका कुछ एंगल बन रहा है ये कुछ बीटा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये एंगल कुछ अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, ये हमको पता नहीं है कि एंगल का मेजरमेंट कितना है अभी। ठीक है, लेकिन ये कुछ मान लो एंगल अल्फा बन रहा है, ये कुछ एंगल बीटा बन रहा है। सेम तरीके से यहां मान लो कोई एक एंगल आपका गामा बन रहा है, ठीक है, और इधर पे आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा बन रहा है। ये जो आपके एंगल्स बेसिकली बन रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो कि ये सी पॉइंट से जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे गई हुई है ना सीडी के अलोंग, ये उसका नॉर्मल से एंगल है थीटा। और सेम तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्मल बनी हुई है, नॉर्मल से यहां से जो ये बाद में इंसिडेंट रे आई थी, जो आरएस के लिए इंसिडेंट है, बीसी के अलोंग आरएस मिरर के लिए जो इंसिडेंस हुई है रे, वो आप देख रहे हो कि उसका एंगल नॉर्मल से गामा है। सिंपल सी बात है। अब आप एक बात देख लो कि जब हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं, तो आपको एक बात यहां पे ऑब्जर्व करनी चाहिए कि सिंस जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ोगे प्लेन मिरर पे, जब एक कोई रे आपकी क्या होती है वहां पे आती है, फिर वो वहां से इंसिडेंस होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर आपने फिजिक्स में अभी तक पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप आगे उसको पढ़ लोगे। ठीक है, अब क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो आप अगर बी पॉइंट पे खड़े होकर इस बात को देखो, अगर आप बी पॉइंट पे इस बात को वहां पर अप्लाई करते हो कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, तो आप बोलोगे जो आपका अल्फा है वो बीटा के बराबर होगा। ठीक है, सिंपली आप क्या बोलो, जो आपकी अल्फा की वैल्यू है, जो आपका अल्फा का मेजर है वो बीटा के मेजर के बराबर होगा। और अब सिंपली जब बोलोगे आपका अल्फा बीटा बराबर है, सेम तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, ये तो आपने कंसिडर किया पॉइंट बी पे। जब आप पॉइंट बी पे खड़े होकर इस चीज की बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो अल्फा बीटा को तो आपस में बराबर होना चाहिए, ये बात आपने बोली। लेकिन अगर यही बात करते हैं आप पॉइंट सी के लिए, तो पॉइंट सी के लिए भी आप ये बात बोलते कि भैया आपका जो गामा है, आपका जो गामा है वो आपका थीटा के बराबर निकल के आता, आपका जो गामा है वो भी किसके बराबर निकल के आता, थीटा के बराबर निकल के आता।
ऐसा क्यों होता? क्योंकि आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका अल्फा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बता रहा है, ठीक है, कहाँ पे? बी पॉइंट पे, जब ए बी के अलोंग आपकी रे गई है, इंसिडेंट रे गई है, फिर जब आपकी बीसी के अलोंग रे यहां से निकली है, तो ये जो बीटा है ये आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसीलिए अगर पॉइंट बी की बात करें तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। अगर मैं क्या करूं, आर एस मिरर पे आ जाऊं और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी देखूं, तो पॉइंट सी पे जब आप आके देखोगे तो आप देख रहे हो कि अब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका गामा बन रहा है, ठीक है, जो गामा है आपका वो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, और उसके बाद जब आपका रिफ्लेक्ट होकर रे यहाँ से आगे जा रही है तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से गामा और थीटा की वैल्यू भी बराबर हो जानी चाहिए। तो आपको ये निकल के आया, मान लो ये आपका कुछ 1 है और ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से 2 है, आपका अल्फा बीटा के बराबर निकल के आ गया और आपकी गामा की वैल्यू थीटा के बराबर निकल के आ गई। ये सिंपल सा आपको कंक्लूजन यहाँ से पता चल गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर वहां पर होता है। ये सिंपल सी बात हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम अगर कंसिडर करें बीएम को, ठीक है, बीएम को हमने ड्रॉ किया है ऑब्वियसली पीक्यू के परपेंडिकुलर। अपन इसको वापस से इधर देख लेते हैं। अपन ने एक लाइन कुछ बनाई थी इस तरह से, एक मिरर हमारे पास था, इस तरह से हमारे पास दूसरा एक और मिरर था। यहां हमने पॉइंट बी को कंसिडर किया था, यहां हमने पॉइंट सी को कंसिडर किया था। आपने देखा कि कोई एक रे इधर से आई, इधर इंसिडेंस हुई, इधर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से गई, फिर इधर इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपने कुछ नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे था, इसका कुछ एक अपन ने नामकरण किया हुआ था एम। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इसका भी कुछ एक नामकरण आपने कर दिया। क्या नामकरण कर दिया? एन। तो आप देख रहे हो कि आपकी ये जो bm बन के जा रहा है, जो bm आपका बन के जा रहा है, ये आपका है p, ये आपका है q, ये है आपका r और ये है आपका s। आपने क्लियरली देखा हुआ है कि जो आपका pq मिरर है और जो आपका rs मिरर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपको गिवन है ना कि भाई ये जो pq है और ये जो rs है ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, मतलब कि pq जो है वो rs के पैरेलल है, ठीक है। जब आपका pq rs के बराबर निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर आप bm के अलोंग ट्रांसवर्सल कंसिडर करो, इसके अलोंग आप ट्रांसवर्सल कंसिडर करो, ठीक है, ये आपका क्या है, bm। तो आप देख रहे हो कि आपका जो एंगल यहाँ पे nbm बन रहा है आपका जो एंगल क्या बन रहा है, आपका एंगल nbm, यानी ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एंगल nbm। और दूसरा कौन सा एंगल है आपका, bmc, ये वाला एंगल, ये आपका कौन सा एंगल है, एंगल bmc। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 180 डिग्री? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, इसको आप अलग से कंसिडर करो। ये आपकी एक लाइन बनी हुई है, ये आपकी एक लाइन बनी हुई है, ये आपकी कुछ एक पीक्यू लाइन हो गई, ये आपकी कुछ एक आरएस लाइन हो गई, और ये पीक्यू और आरएस लाइन पे आपने ये एक ट्रांसवर्सल कंसिडर की हुई है। अब आपको पता है ये तो नॉर्मल है, किसके नॉर्मल है, पीक्यू मिरर के नॉर्मल है। जब पीक्यू के नॉर्मल है तो इधर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर आप ट्रांसवर्सल के ऊपर मान लो इस तरीके से खड़े हो जाओगे और एक किसी भी एक साइड पे देखोगे, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल एनबीएम और एंगल बीएमसी का सम 180 होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये तो हमारी बेसिकली नॉर्मल है, जो कि हमारी पीक्यू के नॉर्मल है, हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्टिव उसको वैसे किया हुआ है। तो आपका जो एंगल एनबीएम है वो आपका कितना है, एंगल एनबीएम का मेजर आपको पता है 90 डिग्री है, प्लस आपको एंगल बीएमसी मान लो निकालना है, ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। सॉल्व करोगे तो एंगल बीएमसी भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 विच इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, बीएमसी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये एंगल है बीएमसी, ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पीक्यू और आरएस आपके पैरेलल हैं। हमने यहाँ से ऑलरेडी एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट की थी जो कि आपकी पीक्यू के परपेंडिकुलर थी। तो आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपका ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब आपका ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पे निकल के आ रहा है, अब आपको एक और बात कंसिडर करनी है। आपने ये इतना आपने देख लिया, ठीक है, अब आप एक चीज और कंसिडर करो। आपको पता है कि जब हमने Cn को ड्रॉ किया था, ये जो Cn हमने ड्रॉ की हुई है,
ये CN को हमने ड्रॉ किया था RS के पैरेलल, इसके अलॉन्ग भी एक ट्रांसवर्सल कंसिडर करो, मान लो ऐसे कुछ। तो आप देख रहे हो कि ये एन पॉइंट पे CN जो है कट कर रही है PQ मिरर को, और ये C पॉइंट पे कट कर रही है RS मिरर को। तो आपको पता है कि आपने तो यहाँ पे क्या किया था, नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया था। जब आपने नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया था तो ये RS के क्या था, परपेंडिकुलर था। अपन ने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करा था CN का। तो अपन को पता है कि जो एंगल NCM है वो एंगल 90 डिग्री के बराबर है। हमारा जो एंगल NCM है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो जब हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर आ रहा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो आप एक काम करो कि आपकी जो ये लाइन बन रही है BM के अलोंग, मान लो इसको मैं कुछ एक नाम दे देता हूं L1, और इस लाइन को मैं कुछ नाम दे देता हूं L2। अब आप एक काम करो कि आप L1 और L2 को कंसिडर करो, और ये जो BC बनी हुई है, BC रे जो रिफ्लेक्ट होके गई थी, इसको कंसिडर करो। तो आप इसको कंसिडर करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी L1, और ये आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी L2, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से आपकी ये रे गई हुई है। कौन से पॉइंट से, ये आपका पॉइंट B है, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। ठीक है, इसके अलॉन्ग गई हुई है रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका एंगल यहाँ पे बन के आ रहा है, कुल मिला के इधर जो आपका एंगल बन के आ रहा है, ये अपन ने नीचे किसको कंसिडर कर लिया, अपन ने कंसिडर कर लिया RS को। ठीक है, RS को कंसिडर कर लिया है ना। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल भी 90 निकल के आ रहा है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये एंगल भी 90 है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में 90 लिया ही था पूरा का पूरा। तो जब आपकी ये दोनों पैरेलल लाइंस मान लो हैं, आपकी L1 L2 क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और आप अगर RS को ट्रांसवर्सल कंसिडर करो, मतलब L1 L2 आपकी दो लाइंस हैं। ठीक है, कोई भी दो लाइंस है L1 L2, अभी सपोज मुझे पता नहीं है पैरेलल है, L1 और L2 आपकी कोई भी दो लाइंस है, मान लो जो हमने नॉर्मल के अलोंग कंसिडर की हुई है। एक तो PQ मिरर के अलोंग नॉर्मल लिया था तो उसके अलोंग कंसिडर की है, और दूसरी जो आपने L2 कंसिडर की हुई है वो जो आपने RS मिरर के लिए नॉर्मल लिया था उसके अलोंग कंसिडर की हुई है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं L1 और L2 लाइन को कंसिडर करूं, एंड अगर मैं RS को ट्रांसवर्सल ले लूं, RS को मैं क्या ले लूं, ट्रांसवर्सल ले लूं, तो अपन सिंपली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर अपन अपनी यहाँ पे ट्रांसवर्सल पे बढ़िया इस तरह से लेट जाएं और इसके एक साइड पे देखें, तो अपन को दिख रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम तो 180 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 को आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आपका यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि भाई आपने L1 L2 लाइन को कंसिडर किया और RS को आपने ट्रांसवर्सल लिया, तो आपने देखा कि सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आ रहा है ना। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जब 180 आने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो लाइंस कंसिडर की हुई है, यानी L1 और L2, ये L1 और L2 लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर आपकी जो L1 लाइन है वो L2 लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वाला जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया था हमने, जो हमने एक नॉर्मल ये BM ड्रॉ किया था जो PQ के परपेंडिकुलर था, और दूसरा नॉर्मल जो हमने CN ड्रॉ किया था जो कि आपका RS के परपेंडिकुलर था, ये दोनों नॉर्मल्स आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों के दोनों जो नॉर्मल्स हमने बनाए हुए हैं ये आपस में आपके क्या है, पैरेलल हैं। इनको कंसिडर कर लो इस क्वेश्चन को। इधर पे ये आपका कुछ इस तरीके से बन रहा था, ऊपर आपका PQ मिरर था, नीचे आप इधर RS को देख रहे थे, फिर आपने इधर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था यहाँ से। तो आपने अभी ऑब्जर्व किया कि जब हमने इसको 90 डिग्री इधर बनाया था तो ये भी 90 डिग्री आ रहा था। ठीक है, और आपने यहाँ से जब CN को बनाया तो आपने इसको 90 डिग्री लिया था, तो आपने देखा कि ये दोनों तो आपस में क्या हो गई, पैरेलल आ गई। यानी अगर हमने यहाँ पे B लिया हुआ है, यहाँ पे M लिया हुआ है, यहाँ पे C लिया हुआ है, यहाँ पे N लिया हुआ है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये L1 लाइन और ये L2 लाइन जो है ये आपस में पैरेलल निकल के आ गई। भाई L1 पैरेलल टू L2 आ गई। ठीक है, आपने देखा कि कभी भी अगर कोई दो जनरल लाइंस आपको गिवन होती हैं और एक कोई ट्रांसवर्सल उनको क्रॉस कर रही होती है, तो आप देखते हो कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर सप्लीमेंट्री आया तो वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बोल दिया कि L1 और L2 लाइंस पैरेलल हैं, जो हमने इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा। अब क्योंकि L1 L2 पैरेलल हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे BM बना हुआ है,
जो बी एम है वो भी आपका क्या है, पैरेलल टू सी एन है, ठीक है। यानी ये जो है आपका, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपके फिगर के अंदर क्या था, ये कुछ यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही थी, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर आ रही थी सी पॉइंट पे, और फिर यहाँ से सी पॉइंट से आगे जा रही थी, ठीक है। तो आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बन रहा था, ये आपका अल्फा था, ये आपका बीटा था, ये आपका क्या था, गामा था, जो कि यहाँ के लिए पॉइंट सी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और फिर पॉइंट सी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने थीटा लिया था। तो आपने बोला अल्फा बीटा बराबर होने चाहिए और गामा थीटा बराबर होने चाहिए, आपने ये भी बोल दिया था कि भाई अल्फा और बीटा बराबर होने चाहिए, गामा एंड थीटा भी बराबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमने बोला कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात हमको वहां से पता चल गई थी। उसके बाद जब आप ये स्टेब्लिश कर चुके हो कि आपका बी एम सी एन के पैरेलल है, और आप देख रहे हो कि ये बीसी के अलोंग आपकी कोई एक ट्रांसवर्सल है, ये इस तरह से, ये जो बीसी के अलोंग रह गई है, तो आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका बीटा है वो आपका गामा के बराबर होना चाहिए, बीटा और गामा बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कंसिडर किया इस लाइन को, ये जो है आपका इतना पार्ट इसको, और आपने कंसिडर किया इसको, और आपने बीसी के अलोंग ट्रांसवर्सल कंसिडर की, तो आपने देखा कि भाई ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल निकल के आ गई है, बीएम और सीएन। जब बीएम और सीएन आपस में पैरेलल निकल के आए तो बीटा और गामा को बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स बोलो या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलो, बात बराबर है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई अब ये हो चुका है कि आपका जो बीटा है वो गामा के बराबर यहाँ पर हो चुका है। अब जब बीटा की वैल्यू गामा के बराबर हो चुकी है, ये आप यहाँ से स्टेब्लिश कर चुके हो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो आपका एंगल है बीटा, ये इस गामा के बराबर आ रहा है, ठीक है। जब आपका बीटा गामा के बराबर निकल के आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई अब तो सिंपल सी बात हो गई, भाई अल्फा बीटा के बराबर था, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी कि गामा थीटा के बराबर है। थर्ड इक्वेशन में आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई जो बीटा और गामा है वही बराबर है, ये थर्ड इक्वेशन इधर लिखी हुई है। तो आप क्या बोल सकते हो, दस आप ये बोल सकते हो कि भैया आपका जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है, और ये आपका गामा के बराबर है, और ये आपका थीटा के बराबर है। ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही तो हमारा कंक्लूजन है कि भाई जब अल्फा बीटा के बराबर है और गामा थीटा के बराबर है, और ये बीटा और गामा भी आपस में बराबर हैं, तो ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जब आपके चारों एंगल्स बराबर हैं आपस में, और आप ये बात लिख चुके हो कि भाई बीटा और गामा बराबर हैं, तो अपन इससे देखते हैं और क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई बीटा जो है वो गामा के बराबर तो है। अब जब बीटा आपका गामा के बराबर है तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू 2 गामा। क्या हो जाएगा, 2 बीटा इक्वल टू 2 गामा। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो बराबर है, ठीक है। आपको ये बात पता है ना कि अल्फा और बीटा बराबर है, अपन ने देखा था। तो जब आपका अल्फा बीटा के बराबर है, तो अगर मान लो दोनों साइड में बीटा ऐड कर दूं, इसके दोनों साइड अगर मैं बीटा ऐड कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा बीटा प्लस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बीटा। तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि 2 बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। यहां से मैं लिख सकता हूँ 2 बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास ये 2 बीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका बेसिकली अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, यानी ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल। उसके बाद अगर आप 2 गामा को कंसिडर करो, तो आप 2 गामा को क्या बोल सकते हो, आपके पास ये गिवन था गामा प्लस थीटा, आपको ये गिवन है ना, एक और चीज गिवन है, जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है वैसे आपको ये भी गिवन है, गामा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा गिवन है। अब क्योंकि आपको गामा इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, अगर मान लो दोनों तरफ हम गामा ऐड करें तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। गामा प्लस गामा आपका हो जाएगा 2 गामा, और गामा प्लस थीटा आपका गामा प्लस थीटा बना रहेगा। तो 2 गामा की जगह हम लिख सकते हैं गामा प्लस थीटा। अब आपको यहां से ये कंक्लूजन निकल के मिल गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो गामा प्लस थीटा के बराबर है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ग्रीन से दिखाया हुआ एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर है, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है ना, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये बीटा लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने प्रूव कर दिया गामा प्लस थीटा के बराबर है, यानी इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर। ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला जो बना हुआ है और ये जो पूरा पूरा ग्रीन वाला बना हुआ है आपस में बराबर है।
अब जब आपके ये दोनों के दोनों एंगल्स वहां पर बराबर प्रूव हो गए हैं, व्हेन यू हैव प्रूव्ड दीज टू एंगल्स इक्वल, जब आप इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर इक्वल प्रूव कर चुके हो, तो अब आप इस सिचुएशन को कंसिडर करो, इस चीज को आप देखो। जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन ली हुई थी ए बी, बी पॉइंट पे यहाँ इससे मिल रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये क्विज के क्वेश्चन को मत देखो, हम लोग लास्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक क्या था, एक ये इस तरह से लाइन बनी हुई थी, फिर दूसरी लाइन कुछ इधर बनी हुई थी, यहाँ से ये इधर आई, इधर टकराई, और इधर टकराने के बाद यहाँ से इधर चली गई। तो ये आपका BC था और ये आपका CD था। आपने ये देखा कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये इस पूरे के पूरे एंगल गामा प्लस थीटा के बराबर निकल के आ रहा है। जब आपका ये अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस थीटा के बराबर निकल के आ रहा है, तो आप अगर इन दोनों लाइंस को कंसिडर करोगे, एक आपकी ये लाइन हो गई AB, मान लो इसके अलोंग आपने कोई लाइन कंसिडर की हुई है, और अगर आप इसके अलोंग कोई एक लाइन कंसिडर करते हो, मान लो CD के अलोंग आपने कुछ एक लाइन ऐसे कंसिडर की हुई है, और आप अगर इसके अलोंग BC के अलोंग कोई ट्रांसवर्सल कंसिडर करो, ठीक है, इस तरह से, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा एंगल जो है ये गामा प्लस थीटा एंगल के बराबर आ रहा है। तो ये जो है ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये बेसिकली आपके क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। और ये जो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस इतने पार्ट को देखो, एक आपका ये हो गया, फिर आपको इसके अलोंग आप ट्रांसवर्सल ले लो, फिर ये आपका पूरा का पूरा दूसरी लाइन हो गई। तो ये जो CD है और ये जो AB है, ये आपस में आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में आपने प्रूव किया है कि ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहा है, या जो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये आपस में बराबर है। तो आपने क्या बोला था, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, ठीक है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इसका रीजन क्या दोगे कि आपके पास कोई भी जो ऑल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर भी अगर वहां पे बराबर आ जाता है, आपने ये पढ़ा था कि एक भी पेयर अगर कोई दो लाइंस हैं और कोई एक ट्रांसवर्सल उनको क्रॉस कर रही है, तो आपने देखा था कि वो जो दो कोई भी जनरल लाइंस, जैसे हमने यहाँ पे AB के अलोंग और CD के अलोंग मान लो लाइंस कंसिडर कर ली, कोई भी जनरल लाइंस जो हमने कंसिडर कर ली, वो अगर वहां पे कोई भी जो उनके बीच में एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर भी अगर वहां पे बराबर आ जाता था, तो अपन बोलते थे कि वो जो दो जनरल लाइंस हमने कंसिडर किए वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो सेम तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमको सिंस ये गिवन है, सिंस वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, therefore AB should be parallel to CD। इसीलिए AB आपकी CD के पैरेलल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर आपका यहाँ पे क्या हो गया है, बराबर साबित हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यही प्रूव करना था, AB और CD को आपको पैरेलल प्रूव करना था, और हमने उनको पैरेलल प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्विज के पार्ट पे चलते हैं। सो आपको पता है कि क्विज के सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है, एंड यू हैव टू सॉल्व ईच क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स। तो उसके बाद अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप ये काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और बताओ यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट या पॉसिबल आंसर हो सकता है। यू गेट 30 सेकंड्स टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। ये जो आपका सॉल्व किया हुआ है ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, आप अलग से यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। यू हैव 12 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइंस L1 और L2 बनी हुई है, ये L1 और L2 ये आपस में क्या है, पैरेलल है। L1 L2 आपस में पैरेलल है। और आपको क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि ये जो L3 और L4 है ये भी आपस में क्या है, आपकी पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब आपको ये गिवन है कि L1 L2 पैरेलल है और L3 L4 पैरेलल है आपस में, तो आपको ये बताना है कि जो y आपको दिया हुआ है, ये आपको y दिख रहा है, यहाँ पे ये y दिख रहा है, y और x के बीच में आपको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके दिखाना है कि अगर हम y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ x लिखेंगे तो हम y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ x कैसे लिखेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा रिलेशन वहां पर वैलिड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इनको कंसिडर कर लेते हैं। आपको ये दिख रहा है कि ये जो दो लाइंस हैं आपकी, एक L1 और L2 है, ये पैरेलल है, और L3 और L4 क्या है आपकी, बेसिकली यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले केस के अंदर जब आप ये वाला एंगल आपका जो है अगर ये x डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो एंगल यहाँ पे बन के आ रहा है ये भी आपका क्या होना चाहिए, x डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप एक काम करो, अलग से L1 और L2 लाइंस को कंसिडर कर लो। ये आपने क्या ले लिया, L1 लाइन को ले लिया, ये आपने L2 लाइन को ले लिया।
जब आप L1 L2 लाइन को अलग से कंसिडर करोगे और उसके ऊपर L3 लाइन को ट्रांसवर्सल ट्रीट करो, ये L3 लाइन बनी हुई है, केवल L3 लाइन को देखो, L4 को अभी इग्नोर कर दो, तो आपको L3 लाइन के लिए दिखेगा कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो तो x डिग्री का एंगल बना हुआ है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। जब ये एंगल x डिग्री का एंगल बना हुआ है और L1 L2 आपस में पैरेलल है और L3 ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये भी एंगल आपका कितना आना चाहिए, x डिग्री का मेजर आना चाहिए। तो अगर ये x डिग्री बन के आ रहा है तो ये भी x डिग्री आना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है कि आप में ये x डिग्री आ रहा है, तो ये x डिग्री क्यों आना चाहिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। आपको पता है कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में पढ़ा था कि कोई भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होती हैं और वहां पे कोई एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो आपको पता था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बनते हैं वो सारे के सारे वहां पे बराबर होते हैं। ये बात यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, आपको पता है कि L3 L4 लाइन है, ये भी तो आपस में पैरेलल है, ये आप इसको कंसिडर करो, L3 लाइन के अलोंग इसको कंसिडर करो। फिर आप L2 को ट्रांसवर्सल कंसिडर करो। L2 को ट्रांसवर्सल कंसिडर करने के बाद इस एंगल को देखो, यहाँ पे Z का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, तो ये एक पैरेलल लाइन के अलोंग इसका ये पार्ट बना हुआ है। उसके बाद L2 के अलोंग ये ट्रांसवर्सल बनी हुई है। फिर उसके बाद आपका ये L3 का पार्ट बना हुआ है। तो आप बोलोगे कि अगर ये एंगल x आ रहा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, x डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए x डिग्री, आपका ये एंगल x क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है, अगर आप केवल इस इतने पार्ट को देखो, आप ये आपकी L3 लाइन है, आप इसको कंसिडर करो, और ये L4 लाइन को कंसिडर करो, L3 भी L4 आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। और फिर आप क्या करो, L2 को ट्रांसवर्सल ट्रीट करो, ये जो लाइन L2 बन रही है इसको ट्रांसवर्सल ट्रीट करो। अब आप देखोगे कि ये x डिग्री का एंगल बन रहा है, जब यहाँ x डिग्री आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, x डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये x डिग्री आ रहा है तो इसको भी x डिग्री आना पड़ेगा। अब जब ये आपका x डिग्री आ चुका है तो अब आप क्या करो, इसके बाद आप कंसिडर करो लाइन L2 को, इसके बाद आप कंसिडर करोगे किसको, लाइन L2 को। अगर आप लाइन L2 को कंसिडर करोगे तो L2 लाइन के ऊपर ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करते हो, इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि ये वाले पॉइंट के ऊपर से आपके पास एक कुछ यहाँ से इस तरह से, मान लो ये एक रे निकल के जा रही है, इसको कुछ एक नाम दे देते हैं OA, L4 के अलोंग, ठीक है, L4 के अलोंग कुछ एक निकल के जा रही है, मैंने इसको कुछ एक नाम दे दिया OA। इसके अलावा मेरे पास क्या है, कुछ एक ये सपोज O पॉइंट है, O पॉइंट से यहाँ पे एक और रे निकल के जा रही है OB, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और रे कुछ इस तरह से कंसिडर कर ली OB। तो आपको दो रेज दिख रही हैं यहाँ से जाती हुई, ये L4 के अलोंग ली हुई है, और ये अलग से इन्होंने बीच में यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, इस लाइन को, ठीक है, तो उसका ही एक पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि आपका जो ये एंगल है ये x डिग्री के बराबर निकल के आ रहा है, ये आपको फिगर में y डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है ये भी आपको फिगर में y डिग्री दिया हुआ है। और आपको ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि x डिग्री, y डिग्री और y डिग्री, इनको जब सम करेंगे तो सम करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं सम करके देख लेता हूं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन गिव्स यू 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं, 180 आना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपन को क्या चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो अपन y को यहीं रहने देते हैं, x को वहां ले जाते हैं। y में y ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2y डिग्री, x उधर जाएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, उसको नीचे भेज दोगे, y को यहीं रहने दो, 2 को नीचे भेज दोगे तो 180/2 होता है 90 डिग्री, माइनस आपका हो जाएगा x डिग्री बाई 2। तो आपका कितना आना चाहिए, 90 माइनस x/2 आना चाहिए। तो कौन सा वाला दिख रहा है आपको पार्ट, आपको सी पार्ट दिख रहा है, सी पार्ट के अंदर आपको दिख रहा है 90 माइनस x/2, ठीक है। ये आपका y कितना निकल के आया, y आपका निकल के आ गया 90 माइनस x/2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने L1 L2 को पैरेलल लाइन ट्रीट करते हुए L3 को ट्रांसवर्सल लिया, ठीक है। L1 L2 लाइंस पैरेलल थी, गिवन था क्वेश्चन में, इस कंडीशन को यूज किया, L3 को ट्रांसवर्सल लिया, तो बोला कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, तो x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसको x डिग्री लेने के बाद हमने क्या किया, हमने लाइन L3 और लाइन L4, ये भी तो पैरेलल है, क्वेश्चन में दोनों गिवन है, इसको यूज किया, और फिर हमने लाइन L2 को ट्रांसवर्सल माना। जब हमने लाइन L2 को ट्रांसवर्सल माना, हमने बोला अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए, x डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वहां पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब आपने इसको क्या किया, x डिग्री ले लिया, अब फिर आपने थर्ड केस में क्या किया, ये जो आपकी लाइन L2 थी, आपने लाइन L2 को कंसिडर किया, लाइन L2 के ऊपर मैंने रे OA और रे OB को कंसिडर किया, तो देखा कि ये x डिग्री आ रहा है, ये y डिग्री आ रहा है और ये y डिग्री आ रहा है। और आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने सिंपली इन तीनों एंगल्स का सम कितना कर दिया, 180 कर दिया।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि y निकालो x के टर्म्स में, तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करते समय y को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, क्योंकि मेरे को y इक्वल टू समथिंग ऑफ x निकालना है। क्वेश्चन में बोला है y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इक्वल टू समथिंग ऑफ x, तो y इक्वल टू क्या कर दिया, इसको रहने दिया लेफ्ट पे, बाकी सबको राइट पे ले गए, x को भी राइट पे ले गए, तो y कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। तो आपका क्या होना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट आंसर वहां पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यू गेट 30 सेकंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वील डिस्कस दैट प्रॉब्लम, राइट। सो यू हैव 28 मोर सेकंड्स लेफ्ट। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर आपकी जो लाइन एल है वो लाइन एम के पैरेलल दी हुई है। आपसे पूछा हुआ है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। आपको सिंपल सा देखना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखकर बताना है कि भाई क्या वहां पर अप्रोप्रिएट या क्या वहां पर पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, लाइंस के पैरेलल होने की ये कंडीशन होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपके ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, तो उसको आप देखो, और जो अलाइड एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपका 3y है, और आपका जो ये वाला एंगल है ये कितना है 2y प्लस 25 है। आपको क्लियरली क्या है, क्लियरली आपको ये दिख रहा है फिगर के अंदर कि ये जो लाइन L है ये M के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारी ये कोई लाइन बनी हुई है, मान लो इसका नाम है N यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इस लाइन के अलोंग कंसिडर करूँ, लाइन L के अलोंग कंसिडर करूँ इसका पार्ट, तो ये पार्ट कंसिडर करता हूँ और ये ट्रांसवर्सल का हिस्सा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आपकी दूसरी लाइन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो Z बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बन के आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, तो सिंपल सा क्या बनेगा कि भाई जो 3y की वैल्यू है वो 2y प्लस 25 के बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं भाई 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25। कोई रीजन पूछे तो रीजन क्या दोगे, भैया ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब कुछ ना बोले तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को रेफर कर रहा होता है। अब 3y को यही रहने दो, 2y को इधर ले आओ लेफ्ट पे, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू कितना 25। तो इससे तो ये पता चल गया कि भाई y की वैल्यू कितनी है 25। तो आपका y कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। अब आगे कंसिडर कर लेते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आप एक काम करो, आप m लाइन को कंसिडर करो। ये जो लाइन है ना, ये m लाइन को कंसिडर करो और n लाइन को कंसिडर करो। जब आप m लाइन और n लाइन को कंसिडर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये m कुछ ऐसे बनी हुई है और ये आपकी कुछ n लाइन ऐसे गई हुई है। ये n लाइन आपकी कुछ ऐसे गई हुई है और m लाइन ऐसे गई हुई है। आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये है 2y प्लस 25, और ये जो एंगल है ये है x प्लस 15। अब आपको पता है कि जब कभी भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये मान लो कोई O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो 2y प्लस 25 निकल के आ रहा है और x प्लस 15 निकल के आ रहा है, इनको बराबर होना पड़ेगा। क्यों बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, right, so we can say that 2y plus 25 should be equal to x plus 15। y की वैल्यू आ चुकी है 25, यहां से y की जगह 25 रखो, देखो क्या होता है, 2 इंटू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। सॉल्व करके देखोगे तो कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। और सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू निकालनी है, x को एक साइड पे रहने दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। 75 माइनस 15 कितना आ जाएगा 60, आपका 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन को कंडीशन गिवन थी, अपन को पैरेलल लाइंस गिवन थी, तो पैरेलल लाइंस जो अपन को गिवन थी अपन ने उसकी कंडीशन को यूज किया। वहां से अपन ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वेट किया, यानी 3y की वैल्यू अपन ने 2y प्लस 25 के बराबर की। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वेट करने पर हमको क्या है, y की वैल्यू निकल कर मिली। y की वैल्यू को निकालने के बाद हमने y की वैल्यू को आगे यूज किया। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को टैकल करना है, और वहां पे आपको एक बार सोचना है कि किस तरीके से अपन वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट, यू गेट 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सोचो और बताओ आपका क्या पॉसिबल आंसर वहां पर हो सकता है। ठीक है, यू हैव 20 मोर सेकेंड्स लेफ्ट। आपको फिगर के अंदर बोला हुआ है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी आपको दिया हुआ है,
इफ लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी पैरेलल है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, आपको y की वैल्यू बतानी है। फिगर में आपको y दिख रहा है, y क्या है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो ए बी है वो पैरेलल टू क्या है, सी डी है। ए बी पैरेलल टू सी डी है। जब आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर इसके अलॉन्ग कोई लाइन कंसिडर करता हूँ, मान लो ए बी के अलॉन्ग, और सी डी के अलॉन्ग कोई लाइन कंसिडर करता हूँ, और ये आपकी बी डी के अलॉन्ग मान लो कोई ट्रांसवर्सल गई हुई है इस तरह से, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई अगर ये ट्रांसवर्सल गई हुई है तो ट्रांसवर्सल पे बैठ के ट्रांसवर्सल के एक साइड पे देखो, मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। मतलब ये वाला 5y और ये वाला पूरा का पूरा एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, दे आर बेसिकली सप्लीमेंट्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 5y है प्लस एक है y, फिर दूसरा है 2y, फिर से है y, तो y प्लस 2y प्लस y विल गिव यू 4y। ये आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 9y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बाय 2, 180 बाय 9 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, सॉरी 180 बाय 9 विच विल गिव यू 20 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना था और अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट को यूज करके बताना था कि क्या वहां पर अप्रोप्रिएट या फिर पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, यू गेट 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपली इस क्वेश्चन को देखो, आपको जो सीपी है वो पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, डी क्यू दिया हुआ है। सीपी पैरेलल टू डी क्यू दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि एक्स का मेजर कितना होगा या फिर एक्स कितना होगा ये बताओ। ठीक है, आप एक काम करो कि पीसी को थोड़ा सा क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, और पीसी को एक्सटेंड करके देखो कि क्या कोई फायदा हो रहा है, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है क्या, उससे कुछ रिजल्ट आ सकता है जिसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो आपका टाइम हो चुका है, आप अब एक काम करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर के अंदर मान लो ये क्यूबी जो बना हुआ है, क्यूबी के अलॉन्ग मेरे पास मान लो कुछ एक लाइन गई हुई है यहाँ से, ठीक है, और सेम वे में यहाँ से भी मान लो कुछ एक लाइन गई हुई है, ठीक है। आपको क्लियरली ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सीपी और डीक्यू क्या है, पैरेलल है, ठीक है, आपका सीपी और डीक्यू क्या है, आपस में पैरेलल है। तो जब सीपी और डीक्यू आपस में पैरेलल हैं, तो ये एक लाइन कंसिडर कर लो, मान लो ये P है, ये मैंने कुछ एक नाम दे दिया M, यहाँ कुछ मैंने नाम दे दिया N। तो जब आपके CP और DQ पैरेलल हैं और मैंने एकदम स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग इसको एक्सटेंड किया हुआ है CM को, और मैंने मतलब M तक, और ऐसे ही मैंने QB को एक्सटेंड किया हुआ है N तक, और PC को एक्सटेंड किया हुआ है M तक, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि आपका जो QN है वो पैरेलल है PM के, ठीक है। और आप क्या करो कि ये जो आपकी ए बी बनी हुई है ना, ए बी सेगमेंट बना हुआ है, इसके अलॉन्ग आप एक ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लो, ठीक है। अगर ए बी के अलॉन्ग आप ये ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लेते हो, मान लो इसका नाम है बी डैश ए डैश, तो आपको दिख रहा है कि आपकी क्यू एन एक लाइन है जो कि पी एम के पैरेलल है, ठीक है, और आपको ए डैश बी डैश वहां पे ट्रांसवर्सल दिख रही है। ए डैश बी डैश आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो, अगर आप ट्रांसवर्सल पे मान लो बैठ गए, यहाँ पे तो बैठ नहीं पाओगे, लेट पाओगे, लेट गए, तो आप क्या करोगे, लेटने के बाद इसके ऊपर ट्रांसवर्सल के अगर आप सेम साइड पे देखोगे, अगर आप ट्रांसवर्सल के क्या करोगे, सेम साइड पे देखोगे, इधर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये एंगल आपका 105 डिग्री निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना निकल के आना चाहिए, 75 डिग्री निकल के आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका क्यू और पी जो है वो पैरेलल है। जब आपके क्यू और पी क्या है, पैरेलल है, और आपका जो ए डैश बी डैश है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपका कितना होता है, 180। तो ये एंगल इतना होना चाहिए कि दोनों का सम कितना आ जाए, 180 आ जाए। और एक और चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, ये क्यू और पी जो लाइंस बनी हुई है, क्यू एंड पी, जब ये आपस में पैरेलल हैं और ए डैश बी डैश आपकी बेसिकली वहां पे कोई एक क्या बनी हुई है, ट्रांसवर्सल बनी हुई है, तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल आपका 105 डिग्री निकल के आ रहा है, तो इस एंगल को भी 105 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आप क्लियरली बोल सकते हो कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आपका अंदर वाला पर्पल एंगल कितना निकल के आएगा, ये आपका 105 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है।
तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें आपके पास ये ट्राइंगल बन चुका है, ये मान लो कुछ एक पॉइंट है x, तो आपके पास ट्राइंगल बन चुका है CXA, आपके पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल CXA, ये है C, ये है X और ये है A। आपको ये वाला एंगल पता है 105 डिग्री, आपको ये एंगल पता है कितना, 25 डिग्री। तो अब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप जब इस ट्राइंगल XAC में कंसिडर करोगे तो आप बोलोगे कि भाई एंगल X, एंगल A और एंगल C का सम तो 180 होना चाहिए। अब एंगल X जो है आपका 105 आपको गिवन है, प्लस आपको ये कितना गिवन है, 25 गिवन है, प्लस आपको क्या निकालना है, एंगल कौन सा निकालना है, C। 105 में जोड़ोगे 25 तो हो जाएगा 130, उस तरफ जाएगा तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 विच इज नथिंग बट 50 डिग्री। तो आपका जो ये वाला एंगल है यानी एंगल C, इसका मेजर निकल के आ रहा है 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना अंदर की तरफ, ये आपका 50 डिग्री निकल के आ रहा है। अब आप इसको कंसिडर करो PM लाइन को, अगर मैं PM लाइन को कंसिडर करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है आगे, कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट बना हुआ है CA जा रहा है, बेसिकली आपका CA सेगमेंट बना हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल आपका x डिग्री का है और ये वाला एंगल अभी आपने कितने का निकाला है, 50 डिग्री का निकाला है। क्लियरली यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम का फॉर्मेशन हो रहा है, PM लाइन के ऊपर C पॉइंट पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लीनियर पेयर एक्सियम से हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी लीनियर पेयर एक्सियम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x डिग्री और 50 डिग्री का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब x और 50 का सम 180 होना चाहिए तो x की वैल्यू निकालनी है, उसको यही रहने दो, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 जो कि कितना होता है 130। तो आपका x भी कितना हो जाएगा 130। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी पार्ट ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, ये कंसिडर करना था ट्राइंगल को, और उसके पहले आपको करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे क्या करना था, बेसिकली लगाना था। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है भाई, यू गेट 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी देखो, ट्राई करो, बताओ क्या वहाँ पर पॉसिबल आंसर हो सकता है। आपको सिंपली जो AB है वो पैरेलल टू HF दिया हुआ है। कौन सा है आपका, ये है आपका AB, ये AB आपका पैरेलल टू HF है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको DE पैरेलल टू FG दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका DE बना हुआ है ये आपका पैरेलल टू FG है। आपको बताना है कि FDE एंगल का मेजर क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर वहां पे, या फिर क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है भाई, अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने HF के अलोंग एक लाइन कंसिडर की हुई है, HF को मैं बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ। HF को कुछ हमने मान लो M तक एक्सटेंड कर दिया, ये HM हो गया। जब आपका HF AB के पैरेलल है, मतलब HM भी क्या है, AB के पैरेलल हुआ। कुछ नहीं है, बस वो स्ट्रेट पाथ है, HF वही स्ट्रेट पाथ कंटिन्यू किया हुआ है, आगे उसको बढ़ाया हुआ है। तो आपका HM पैरेलल टू क्या हो गया, AB हो गया। अब जब आपका HM पैरेलल टू AB है और मान लो CD को भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ की तरफ। ठीक है, CD को मान लो मैंने कोई N पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। अगर मैंने CD को कोई N पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया है तो अब आप एक काम करो, आप क्या करो, आप HM को कंसिडर करो। ये आपकी बन गई HM, ये HM लाइन बन गई आपकी। उसके बाद आपके पास एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, उसका नाम है लाइन AB। इसको हमने कुछ नामकरण कर दिया लाइन AB। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको CN करके एक ट्रांसवर्सल दिख रही है। ये आपका कुछ N पॉइंट है, आपका कुछ C है और आपको CN करके ट्रांसवर्सल दिख रही है। आपको पता है कि आपका ये एंगल कितना है, 28 डिग्री है। जब आपका ये एंगल 28 डिग्री है तो ऑब्वियसली आपका ये एंगल भी कितना निकल के आना चाहिए, 28 डिग्री निकल के आना चाहिए। क्यों निकल के आना चाहिए 28 डिग्री, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपको पता है कि अगर कोई भी आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल वहां से जा रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हर पेयर बराबर होगा। तो ये उनमें से एक पेयर है। तो कहने का मतलब अगर ये 28 डिग्री आ रहा है तो इस एंगल को भी कितना आना पड़ेगा, 28 डिग्री आना पड़ेगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अपन ने सिंपली क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज किया हुआ है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करने के बाद अपन दूसरी चीज क्या कंसिडर करते हैं, अपन एक लाइन ए बी को कंसिडर कर लेते हैं। बढ़िया, मान लो मैंने केवल लाइन ए बी को कंसिडर किया हुआ है। अगर हम लाइन ए बी को कंसिडर करें और लाइन ए बी के ऊपर आप एक काम करो, आप एक पॉइंट डी, इस पॉइंट डी को कंसिडर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपको ये डीई दिख रहा है यहाँ पे, डीई के अलावा आपको ये क्या दिख रहा है, सी एन यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये लाइन आपकी सी एन गई हुई है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको कंसिडर करोगे तो आप देखोगे कि ये एंगल आपका 28 डिग्री का है, जो कि अब अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से निकाला। ये आपका 72 डिग्री का एंगल है, जो कि आपको क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है, अगर हम पॉइंट डी को कंसिडर करें और ए बी लाइन के ऊपर देखें तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपके ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम और एंगल सी डी ई का सम, आपके कौन सा एंगल का सम, आपके सी डी ई एंगल का सम कितना आना चाहिए, बेसिकली वहां पे 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो अगर अपन इसको ऐड करके देखें तो आपका कितना हो जाएगा, 28 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई प्लस 72 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 72 और 28 हो जाएगा 100, प्लस एंगल सी डी ई कितना हो जाएगा आपका 180। एंगल सी डी ई कुल मिला के कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो आपका ये एंगल कितना आ जाना चाहिए, 80 डिग्री के बराबर आ जाना चाहिए जो आपका। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में एफ डी ई पूछ रहा है, तो एफ डी ई बोल लो, सी डी बोल लो, बात तो बराबर है। इसी एंगल के मेजर की बात कर रहा है। इस एंगल का मेजर कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। ठीक है, क्लियरली क्या बोल सकते हैं, पार्ट पी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है, थोड़ा सा वहां पे सोचना होता है कि कौन सी कंडीशन को यूज करें तो अपना काम वहां पे सेट हो जाए, और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको दो लाइंस दी हुई हैं एल और एम, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये आपस में पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, होती है तो होने दो। अपन को इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको यूज करना है। ठीक है, कुछ नहीं, बताओ क्या होना चाहिए। यू हैव 10 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। एक्सटेंड कर दो दोनों लाइंस को, पूरी पूरी लाइन बना दो, और लाइन बनाने के बाद देखो कहाँ ट्रांसवर्सल बन रही है, कहाँ लाइंस बन रही है, कौन से एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, टाइम्स अप। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एल लाइन जो बनी हुई है पूरी की पूरी, मैं इसको पूरा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। पूरा स्ट्रेट पाथ हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये जो है इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ये आपको आपकी लाइंस दिख रही होंगी। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपका पार्ट बना हुआ है ना, मान लो इसका कुछ एक नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है कुछ पी, और इसका कुछ एक नाम है सी। मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, ए सी को एन पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और फिर बी सी को एक्सटेंड कर रहा हूँ कुछ एक पॉइंट एम तक। तो आपको दिख रहा है कि एल और एम दो आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो एम एन लाइन बनी हुई है, ठीक है, कैपिटल एम एन, ये जो एम एन लाइन बनी हुई है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जब आप कंसिडर करोगे लाइंस एल और एम को, तो आपको पता है भाई एल और एम तो पैरेलल है। और आप कंसिडर करो कौन सी ट्रांसवर्सल को, एम एन को, कैपिटल एम एन ट्रांसवर्सल को कंसिडर करो। तो आप जब इसको कंसिडर करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये तो इस वाले एंगल के बराबर आना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम स्टेट करता है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वहां कट कर रही होगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो अगर ये 65 डिग्री आ रहा है तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब आपका ये 65 डिग्री आ गया है तो आप एक काम करो, अब एम लाइन को कंसिडर करो, केवल ये वाली लाइन को। अगर आप एम लाइन को कंसिडर करोगे तो आप ये देख रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये अगर आपका बी पॉइंट है तो बी से लेकर एन तक आपकी मान लो यहाँ पे एक रे गई हुई है, और आपको दिख रहा है कि ये एंगल 65 डिग्री का है। तो क्लियरली आपका क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। जब आपका लीनियर पेयर बन रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165। ठीक है, 180 माइनस, सॉरी 165, सॉरी 180 माइनस 65, दिस विल गिव यू 115 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर? आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा एंगल आ गया। जब आपका ये एंगल 115 डिग्री निकल के आ गया,
तो अब आप एक काम करो, ये जो आपका ट्राइंगल बी सी और मान लो इसका कुछ एक नाम है टी, आपका जो ट्राइंगल बी टी सी है, आप ट्राइंगल बी टी सी को कंसिडर करो। जब आप ट्राइंगल बी टी सी को कंसिडर करोगे तो आप देखोगे ये तो है आपका बी सी, और यहाँ कुछ आपका बन रहा है टी, और ये कुछ इस तरह से आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। ये है एंगल आपका कितने डिग्री का, 20 डिग्री का। ये है एंगल आपका कितने डिग्री का, 115 डिग्री का। और ये जो एंगल है ये x का मेजर आपको बेसिकली यहाँ पर निकाल कर बताना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि भाई इन तीनों का सम, इस ट्राइंगल के अंदर इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल बी, एंगल सी और एंगल टी का सम कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। तो सिंपली आपका ट्राइंगल बी टी सी के अंदर एंगल बी, एंगल सी और एंगल टी का सम होना चाहिए 180। कितना हो जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल सी अपन को पता है 20 डिग्री, एंगल टी जो है वो x के बराबर है, अपन को निकालना है। फर्दर सॉल्व करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, 135 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 135 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, पार्ट बी। ठीक है, 45 डिग्री आपका रिक्वायर्ड मेजरमेंट निकल आना चाहिए। ठीक है, जो आपका एंगल है उसका मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, यू गेट 27 मोर सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो क्या अप्रोप्रिएट आंसर वहाँ पे हो सकता है, बताओ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आपको एक्स बताना है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो ए बी है और सी डी है वो आपस में पैरेलल है। ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसको यूज़ करो कंडीशन को और देखो क्या वहाँ पर हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। हिंट है आपके पास इस क्वेश्चन में कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर वाला कंसेप्ट देखो, अगर कुछ यूज़ हो पाता है उसको यूज़ करो। ठीक है, सिंपल सा आप ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। You get 10-15 more seconds time to try this question and after that we'll discuss it. ठीक है, आपको सिंपल सा ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ट्राई करो, देखो क्या आना चाहिए आंसर, क्या हो सकता है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो आपका ए बी बना हुआ है, ए बी को पूरा इधर एक्सटेंड कर देते हैं, पूरी लाइन इससे बना देते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कुछ एक लाइन है जो इधर की तरफ जा रही है, मान लो ये कुछ एन है, मैंने एकदम स्ट्रेट पाथ में इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। इसको कुछ एक मैंने नाम दे दिया, ये सी एन हो गई आपकी लाइन। ठीक है, ए बी जिसके अलॉन्ग लाई कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट्स। सी ऑलरेडी पॉइंट लिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एम ले लेता हूँ। ठीक है, एम एन हमने लिया हुआ है। सेम तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सी डी को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक लाइन यहाँ पे पूरी फॉर्म कर रहा हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन बनी हुई है, मान लो इसका नाम है कुछ पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश लाइन है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो इसका नाम है कुछ एक्स वाई, एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और एक्स वाई लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की हुई है कि वो एक्स वाई लाइन जो है वो आपकी ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी के पैरेलल है, मतलब एक्स वाई जो है वो एम एन के पैरेलल है। ठीक है, सिंपली जब आपकी एक्स वाई एम एन के पैरेलल है, ठीक है, ये आपको पता चल चुका है कि आपकी एक्स वाई जो है वो एम एन के पैरेलल है, और आपको ये क्वेश्चन में पता है कि भाई ए बी जो है, आपको ए बी जो था वो सी डी के पैरेलल गिवन है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो सिंपली इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो एम एन है, एम एन है आपका, वो पी डैश क्यू डैश के पैरेलल होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, ए बी के अलॉन्ग मैंने स्ट्रेट पाथ को एक्सटेंड किया हुआ है और ऐसे ही मैंने सी डी के अलॉन्ग भी स्ट्रेट पाथ को पी डैश क्यू डैश एक्सटेंड किया हुआ है, तो वो भी आपस में स्वाभाविक है कि पैरेलल होंगे। अब जब वो आपस में पैरेलल है, आपका जो एम एन यहाँ पे बना हुआ है, पी डैश क्यू डैश भी एम एन के पैरेलल है और एक्स वाई जो है वो भी एम एन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स वाई भी एम एन के पैरेलल है और जब पी डैश क्यू डैश भी एम एन के पैरेलल है, तो जो बची हुई दो लाइंस हैं, यानी ये आपका एक्स वाई और आपका ये पी डैश क्यू डैश, ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, आपका जो पी डैश क्यू डैश लाइन है,
वो आपकी सिंपली एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यानी आपको ये पता था, आपने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करा था ये एक्स वाई वाली लाइन का, कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपने ऐसे बनाया कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ए बी और सी डी आपस में पैरेलल गिवन है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल है। तो आप बोलोगे कि भाई जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कुल मिला के आप एम एन और एक्स वाई को कंसिडर करो, चाहे एम एन और पी डैश क्यू डैश को कंसिडर करो, चाहे एक्स वाई और पी डैश क्यू डैश को कंसिडर करो, चाहे एक्स वाई और एम एन को कंसिडर करो, ये पैरेलल है आपस में। ठीक है, जब ये आपस में पैरेलल है, ऑब्वियसली इसी तरीके से, बिकॉज लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, उस कंसेप्ट से हम ये फाइनली बोल पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम लाइन एम एन को कंसिडर करें और लाइन एक्स वाई को कंसिडर करें, ये आपकी कुछ एक लाइन ऊपर से जा रही है एम एन, और आपकी बीच से लाइन जा रही है एक्स वाई बीच से, ठीक है, जो पी पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये पी पॉइंट बना हुआ है एक्स वाई लाइन के ऊपर, ये सेकंड वाली लाइन है एक्स वाई, नीचे वाली लाइन मत ले लेना, तो ये क्या है, आपका पी एंगल है, ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट से अगर यहाँ पे कोई एक ए पॉइंट बना हुआ है एम एन के ऊपर, अगर दोनों को जोड़े तो आपको दिख रहा है कि ये आपका 132 डिग्री आपको दिया हुआ है, और ये वाले एंगल का मेजर मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन अगर मैं एपी के अलोंग, ये जो एपी मैंने बनाया हुआ है, अगर एपी के अलोंग मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लूँ, कुछ इस तरीके से मैं एपी के अलोंग ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लूँ, तो मुझे दिख रहा है कि भाई एम एन लाइन जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, और ये मेरी कुछ एक ट्रांसवर्सल है, मान लो ये स्मॉल है, मेरी ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो कि ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब इन दोनों एंगल्स का सम वहां पर 180 होना चाहिए, तो आपका जो ये एंगल है ये कितना निकल के आ जाएगा, 48 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, 132 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अलाइड एंगल्स का सम, या फिर अगर आप ट्रांसवर्सल पे यहाँ पे खड़े हो जाओगे और ट्रांसवर्सल के एक साइड पे देखोगे, तो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर अलाइड एंगल्स का जो सम होता है, आपको पता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल ऑलरेडी 132 डिग्री है, तो इस एंगल का ऐसा क्या मेजर लिखें, ये वाले एंगल का ऐसा क्या मेजर लिखें कि इन दोनों का सम कितना आ जाए, इन दोनों का सम 180 आ जाए। तो 132 और 48 आपका कितना हो जाएगा, सिंपली आपको 180 डिग्री दे देगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है आपका, ये 48 डिग्री निकल के आ गया। अब जब ये एंगल आपका 48 डिग्री निकल के आ गया और आपको फिगर से दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 148 डिग्री के बराबर है, तो इतना वाला केवल जो अगर पार्ट कंसिडर करें, तो इतने पार्ट का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, इतने पार्ट का मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 148 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 148 में से 48 घटाओगे तो आपका 100 डिग्री बचेगा। तो आपका ये एंगल का मेजरमेंट कितना आ रहा है, केवल इतने वाले का, ये आ रहा है आपका 100 डिग्री, और आपका ये कितना आ रहा है, ये आपका 48 डिग्री आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, वापस से अपन पी डैश क्यू डैश लाइन को कंसिडर करते हैं और एक्स वाई लाइन को कंसिडर करते हैं। अगर अपन इसको कंसिडर करें, आपकी ये एक्स वाई लाइन बनी हुई है, ये एक्स वाई लाइन है, और आपका नीचे ये बना हुआ है पी डैश क्यू डैश लाइन, ये पी डैश क्यू डैश है। ठीक है, पी डैश क्यू डैश पे आपको यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर कोई एक पॉइंट दिख रहा है पी, और आपको यहाँ पे पी डैश क्यू डैश के ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है सी। ये दोनों बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसके अलोंग एक ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लो, किसके अलोंग, पीसी के अलोंग। ठीक है, पीसी के अलोंग अगर आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लोगे, और आपको पता है कि आपकी जो एक्स वाई लाइन है वो पी डैश क्यू डैश के पैरेलल है, ये एंगल आपको पता है 100 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, और ये एंगल आपका कितना है, एक्स का है। तो आपको दिख रहा है कि जब पी डैश क्यू डैश लाइन एक्स वाई लाइन के पैरेलल है, जहां पर कि ये पीसी के अलोंग एक ट्रांसवर्सल गई हुई है, तो ये एंगल जो 100 डिग्री का है और ये जो एंगल x डिग्री का है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। और आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हम बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का मेजर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने ऊपर वाली दो लाइंस को यूज किया, उससे हमने ये 48 डिग्री का एंगल निकाला। उसके बाद हमको फिगर में पता था कि ये टोटल एंगल 148 डिग्री का है, 148 में से 48 घटाओगे तो 100 डिग्री आएगा, तो ये एंगल 100 डिग्री का आ गया। इसके बाद हमने इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंसिडर किया, और हमने पीसी के अलोंग एक ट्रांसवर्सल ले ली, तो हमने देखा कि ये जो एंगल एक्स है और ये जो 100 डिग्री का एंगल है, ये तो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से अपन बोल सकते हैं कि ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You get 30 seconds time again to answer this question. Try to solve it. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको L और M लाइंस दी हुई है जो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और आपको बोल रहा है कि X निकाल कर बताओ X कितना होगा।
ठीक है, 17 मोर सेकेंड्स लेफ्ट। फिगर में आपको एल और एम आपस में पैरेलल दी हुई है लाइंस। ठीक है, आपको एक्स का मेजर निकाल के बताना है कि कितना हो सकता है या कितना होगा। ठीक है, देखो ट्राई करो, बताओ। देखो अपन क्या करते हैं, जो आपको ये लाइन एल दी हुई है इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। एकदम स्ट्रेट पाथ आपका बना हुआ है, ये एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही जो एम है, एम को भी क्या कर दिया, इधर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब आपको दो लाइंस दिख रही हैं, और ये वाली जो आपकी लाइन बनी हुई है, मान लो इसका कुछ एक नाम है बी इधर, ये आपके पास कोई पॉइंट है एन, और आपके पास है ये ओ। इसको क्या करता हूँ मैं, एक्सटेंड करके आगे ले जाता हूँ कुछ। ठीक है, मान लो हम इसको एक पॉइंट एम डैश तक ले गए, और यहाँ से हमारे पास कोई एक पॉइंट था इधर एन डैश। तो आप देख रहे हो कि ये एन डैश एम डैश लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और एल और एम लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और एन डैश एम डैश ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से बोल सकते हैं कि ये भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। अब जब आपका ये एंगल 70 डिग्री का हो चुका है, तो आप एक काम करो, केवल आप कंसिडर करो लाइन एम को। अगर आप लाइन एम को कंसिडर करोगे, और ये कोई आपका एन पॉइंट है, एन पॉइंट से आप एम डैश तक देखो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये एंगल आपका 70 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये क्लियरली लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों काहे का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 70 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, तो उसके लिए मुझे 180 माइनस 70 डिग्री निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपका, 110 डिग्री। तो ये एंगल इसलिए कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना। तो जब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 170 और 110 और 70 180, तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया, 110 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ। कौन सा, ये मान लो आपके पास कुछ एक पॉइंट है x, आपका ट्राइंगल हो गया एन एक्स ओ। ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है, आपका यहाँ कोई पॉइंट था n, यहाँ कोई पॉइंट था O, और इधर कोई आपका था X। आप देख रहे हो ये आपका कितना है, 110 डिग्री है, ये आपका कितना है, 30 डिग्री है, और ये आपका X डिग्री है, जो कि आपको निकाल कर बताना है। आपको दिख रहा है कि इस ट्राइंगल NXO के अंदर भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होता है ना। तो एंगल N प्लस एंगल X प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। आपको दिख रहा है कि N का मेजर कितना है, 110, X का मेजर कितना है, 30, और एंगल O मुझे निकालना है, और इन तीनों का सम है 180। सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा 140 डिग्री प्लस एंगल X नहीं है, सॉरी एंगल, यस सॉरी एंगल X ही है। आपको O का मेजर पता है, N का मेजर पता है, O का मेजर पता है, N का मेजर पता है, X का नहीं पता, सॉरी। तो आपका 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। 140 प्लस एंगल X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। एंगल एक्स का मेजर निकालना है तो उसको यही रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आपका एक्स कितना निकल के आ जाएगा, 40 डिग्री। क्या होना चाहिए, पार्ट सी, कैलकाटा। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने सिंपली लाइन एल और एम को कंसिडर किया। पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज किया, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करने के बाद हमारा 70 डिग्री का एंगल निकल के आया। फिर हमने लीनियर पेयर देखा, तो लीनियर पेयर बन रहा था। उसके बाद हमने एम लाइन को कंसिडर किया, उस पर एन एम डैश रे कंसिडर की। उसमें हमने देखा कि भाई ये तो लीनियर पेयर बन रहा है, क्लियर सर। तो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। दूसरा एंगल 110 निकल के आया। फिर अपन के पास ट्राइंगल एन एक्स ओ मिल रहा था। ट्राइंगल एन एक्स ओ के इंटीरियर एंगल्स का सम ऑब्वियसली 180 डिग्री होना चाहिए। हमने तीनों को ऐड किया, एंगल्स को 180 डिग्री आना चाहिए था। एक्स का मेजर पता करना था, 40 डिग्री आ गया, दैट्स इट। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। यू हैव कितने मोर सेकंड्स लेफ्ट, 26 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, 19 मोर सेकंड्स लेफ्ट। आपको फिगर के अंदर दिया हुआ है कि एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। ये है एल, ये है एम, ये है आपस में पैरेलल। इसका कुछ नामकरण कर दो, एन, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। अब आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पे x का मेजर कितना होगा या फिर x एंगल कितना होगा। ठीक है, तो टाइम अप हो चुका है, इसको कंसिडर करते हैं। आप सिंपल सा देख रहे हो कि आपकी जो ये लाइन L बनी हुई है, ये इस लाइन M के पैरेलल है।
और ये ट्रांसवर्सल गई हुई है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये एंगल 65 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना आना चाहिए, 65 डिग्री का आना चाहिए। तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करोगे, बेसिकली ये ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल का, ये आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। कुछ मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ए बी सी ट्राइंगल को अगर आप कंसिडर करते हो, ये ए है, सॉरी ये है ए, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। ये तो आपको 40 डिग्री का एंगल गिवन है, यहाँ आपका कितना हो रहा है 65 डिग्री है, ठीक है ना। तो जब आपको 65 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो अब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। कर दो 180। ए की जगह क्या लिख दें, 65। बी की जगह पता नहीं है, बी निकालना है। सी दिया है 40, तो एंगल बी कितना आ जाएगा आपका, कुछ नहीं 105 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके देखोगे तो एंगल बी का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 180 माइनस 105 कितना होता है, 75 डिग्री। यानी ये एंगल कितना आ गया, 75 डिग्री। यानी ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया, 75 डिग्री ये, ठीक है। अब अगर आप कंसिडर करोगे इसको, क्या नाम है इसका, ट्रांसवर्सल को, ये जो एन हमने ट्रांसवर्सल बनाई हुई है, अगर आप इसको कंसिडर करते हो और आप देख रहे हो कि भैया यहाँ पे आपकी ये एक लाइन बी सी गई हुई है, यहाँ से ये बी सी सेगमेंट गया हुआ है, इसको मान लो मैं आगे तक और एक्सटेंड करके ले जाता हूँ सपोज, ठीक है। ये कुछ आपका बी सी सेगमेंट गया हुआ है, कुछ आगे तक एक्सटेंड करके ले गए, मान लो सी डैश तक ले गए, तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये एंगल तो आपका निकल के आ गया 75 डिग्री। एक्स तो ये है और हमको एक्स ही तो निकालना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। लीनियर पेयर एक्सियम लगा दोगे तो एक्स प्लस 75 कितना हो जाएगा, 180 होता है। एक्स को यहीं रहने दो, 180 माइनस 75 कितना दे देगा, 105, कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इतने क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, यू गेट कितना 25 मोर सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। बताओ क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी लाइंस एल और एम जो हैं वो आपस में हैं पैरेलल। ये है आपकी एल और ये है आपकी एम, ये है आपस में पैरेलल, और आपको बताना है कि भाई एक्स की वैल्यू कितनी है या फिर एक्स की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो सकती है, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है वहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियरली आपको ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये जो दिया हुआ है, अगर आप एम लाइन को कंसिडर करोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो आपका क्लियरली क्या हो रहा है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इस पॉइंट पे। मान लो ये कोई आपका पॉइंट है एन, पॉइंट एन पे आपका क्या हो रहा है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्लियरली लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो आपका एंगल है, ये इस एंगल का सम, मान लो ये कुछ भी आपका एंगल है, इस एंगल का सम मान लो 1 एंगल, तो एंगल 1 और 125 डिग्री का सम कितना होना चाहिए, एंगल 1 और 125 डिग्री का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि आपका लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो आप देखोगे तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, आपका हो जाएगा 55 डिग्री। जब ये 55 डिग्री आ गया तो आपके पास क्लियरली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक्स का मेजर निकालना है। ये आपका 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और ये आपका 55 डिग्री आ चुका है। अब क्या करोगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180। ए को देखोगे तो कितना है, 90 है। बी जो है वो है आपका 55, सी जो है वो है आपका एक्स जो आपको निकालना है 180 डिग्री। सॉल्व करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 55 आपको दे देगा 145, 145 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, पार्ट ए, राइट।
सो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड एज यू नो कि हमारा जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। स्टेप 1 में सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। व्हेन यू विल सर्च फॉर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन स्टेप 1, स्टेप 2 के अंदर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप सिंपली एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। आफ्टर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर इन स्टेप 2, इन स्टेप 3 आपको सीबीएसई ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 का ऑप्शन दिखाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल हमने स्पेशली सीबीएसई ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो आपको सीबीएसई क्लास 9 एंड सीबीएसई क्लास 10 के वहाँ पर ऑप्शंस दिखाएगा। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करिए। जैसे कि आपको पता है आपके रेगुलर सेशंस में आज भी जैसे हमने कुछ कंटेंट पहले हम लोग ने डिस्कस किया, क्वेश्चंस डिस्कस किए, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड कुछ क्विज के हमने वहाँ पे क्वेश्चंस लिए थे, जिसके थ्रू आप बेसिकली इवैल्यूएट या एनालाइज कर सकते हो कि आपने सारे सेशंस में क्या सब चीज़ सीखा है, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। और हर सेशन आपका सेम वे में कंडक्ट होता है। आपकी अभी जैसे स्पेशल लाइफ की फ्री क्लासेस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चल रहा है, वहाँ भी आपके वो सेशंस चल रहे हैं, जैसे ये सेशंस चल रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हो। आपके 5 सेशंस के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो प्लस पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स चल रहा है, तो यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, क्योंकि आपका कैप्सूल कोर्स प्लस का हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस टॉपिक पूरा का पूरा वहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। 10 सेशंस, 10 आवर्स, 10 डेज, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेप 4 में आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 5 में गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को जब सिलेक्ट करोगे स्टेप 5 में, तो स्टेप 6 में आपको 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। I recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced. And apart from that, no cost EMI options are also available, right? So that is the best thing for you. And one more good news for you, that if you will make use of my code JT Live, JT Live करके मेरा कोड है, अगर आप मेरे कोड को यूज करते हो तो आप 10% एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अपनी ओवरऑल कोर्स फी के ऊपर, राइट। यू कैन गेट एन एडिशनल 10% ऑफ ऑन योर ओवरऑल कोर्स फी। So that is the point. Don't forget to make use of my code JT Live when you are going for subscription in order to get 10% additional off, right? Don't forget to like, comment, subscribe and share, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। And don't forget to press the bell icon, because some students keep on asking about the timetable. तो रेगुलरली यूट्यूब पे कम्युनिटी पे जो पोस्ट्स आते हैं, वहाँ पे एडुकेटर्स, डिफरेंट एडुकेटर्स के, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, जो भी अपडेट्स होते हैं पूरे पोस्ट होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका टेलीग्राम आईडी है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर पोस्ट उसमें एडुकेटर्स डालते रहते हैं, आपका कोई भी सेशन और लेक्चर मिस नहीं होगा इन दैट मैनर, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you, and again don't forget to make use of my code JT Live when you are going for subscription to get 10% off. Thank you. Bye bye.